हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के समय में ग्लोबल टॉय मार्केट करीब 100 अरब डॉलर का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5 अरब डॉलर के आसपास ही है। टॉयकथॉन 2021 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम अपनी आवश्यकता के लगभग 80% खिलौने आयात करते हैं। इससे देश का करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है। इनमें अनेक गेम्स के कॉन्सेप्ट या तो हिंसा को प्रमोट करते हैं या फिर मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। भारत के वर्तमान सामर्थ्य को, भारत की कला संस्कृति को, भारत के समाज को आज दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहती है और इसमें हमारी खिलौना और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि बीते 5 से 6 वर्षों में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसके पीछे की सोच है देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश यह है कि देश की चुनौतियों और समाधान से हमारे नौजवानों का सीधा कनेक्ट हो। बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहले दोस्त खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के साथ होता है और खिलौने से जुड़ा एक बहुत बड़ा जो पक्ष है वो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं गेमिंग की दुनिया की अर्थव्यवस्था भी है और इसे भी अगर हम समझें तो एक तरह से हम इस अर्थव्यवस्था को टॉयकोनॉमी नाम दे सकते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। टॉयकथॉन 2021 को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, एमएसएमई, कपड़ा, सूचना और प्रसारण के साथ साथ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मिलकर 5 जनवरी 2021 को शुरू किया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो नवोन्मेषी खिलौनों और खेल विचार प्राप्त करने के लिए की गई। अभी हम देखें तो टॉयकथॉन 2021 के लिए देश भर से 1.2 लाख भागीदारों ने पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक नए विचार सौंपे गए। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे भारत में खिलौना उद्योग के सामर्थ्य और इसके समक्ष खड़ी चुनौतियों की। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ हैं अभय जेरे, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं शांतमनु, डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडीक्राफ्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभय जेरे सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी जो टॉयकथॉन 2021 है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। किन मायनों में ये खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुई और एक तरह से हम देखें तो यूथ को जोड़ने की जो बात लगातार प्रधानमंत्री ने भी कही थी, टॉयकथॉन के जरिए ये कैसे साबित हुआ है? बेसिकली जो हैकाथॉन का कंसेप्ट है, जहां जो जिसके हम यूज करके ग्रेट आइडियाज
के और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को हम क्राउड सोर्स करने की कोशिश करते हैं, वो हम 2016-2017 से कर रहे हैं। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसा बड़ा हैकाथॉन, दुनिया का भी वो सबसे बड़ा हैकाथॉन बन गया है। तो उसमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकले, जो इसरो जैसे संस्थान हो या DRDO जैसे संस्थान हो, उनमें उन्होंने छोटे छोटे वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए। तो ये जब टॉय इकोनॉमी की बात आई, जिसको हम आज प्रधानमंत्री जी ने टॉय इकोनॉमी नाम से जिसका जिक्र किया, तब ऐसा सामने आया कि हमारे 80 to 85% हमारे जो खिलौने हैं वो इंपोर्ट होते हैं। दूसरे तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं जाता है। वी डोंट नॉट ओनली लूज फॉरेन एक्सचेंज, बट जो हमारे बच्चे जिस टॉयज के साथ खेलते हैं, वो एक कंसेप्ट कल्चर भी एक वेस्टर्नाइज्ड है, जिसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। आज अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे हमारे अगर टॉयज हो गए तो वो डिज्नी के हो गए या मार्वल के हो गए या जापानीज टॉयज हो गए, डोरेमोन जैसे कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ बहुत प्रचलित हो गए हैं। बट if you really look at our civilization, our ethos, you will hardly find any toys which are based on our own Indian heroes, in market. So, ऐसा एक प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ऐसे ही हम एक कंपटीशन करेंगे, ऐसे एक हैकाथॉन करेंगे, जिसमें हम हमारे बच्चों को, टॉय प्रोफेशनल्स को, इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को हम चैलेंज करें कि आप इनोवेटिव टॉयज बट बेस्ड ऑन भारतीय कल्चर, भारतीय इथॉस आप प्रमोट करो। So he wanted to actually ensure that we use latest of technology and integrate it with our concepts, so that we will able to offer something really very new and innovative, not only for our country but for the entire world. बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जो बातें आपने कही हैं इसके और पहलुओं पर भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। शांतनु सर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो खिलौना पहले मेला का आयोजन और टॉयकॉथॉन को ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है अगर हम भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, बल्कि देश की जो सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति है उसको मजबूत करने की भी एक कड़ी है। तो खिलौना उद्योग का एक व्यापारिक एस्पेक्ट और एक आर्थिक एस्पेक्ट से अलग जो तमाम पहलू हैं, जो पुरानी संस्कृति हमारी रही है, या फिर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को एक तरह से खिलौना उद्योग को बढ़ावा देकर क्या हम एक बार फिर आगे रख पाएंगे अगर ये इंडस्ट्री हम मजबूत करते हैं भारत में खिलौना उद्योग को लेकर? तो जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रीति जी ने। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो इंटरेक्ट किया सारे इनोवेटर्स के साथ, और लास्ट में उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही, उसका भी मूल यही था कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएं, बट साथ साथ जो हमारे इंडियन इथॉस है, जो इंडियन कैरेक्टर है, हमारे जो पुराने जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स हैं, उन सबको बरकरार रखें। तो मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का कमिश्नर हूँ, और हमारे भी जो जितने ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं पूरे कंट्री में, वो भी देखिए उन सब की अपनी स्टोरी लाइन है। और इनफैक्ट पुराने अगर हम हिस्टोरिकल किताबें पढ़ें, पुरानी कहानियाँ भी देखें, उसमें कहीं ना कहीं उन खिलौनों का भी जिक्र आता है। तो इन सब को साथ में लेकर के, और टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स, क्योंकि जो गेमिंग खासकर है और बोर्ड गेम है और बाकी भी जो गेम्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोनों को साथ में लेकर के चलने की ही बात हो रही है। और इसी दिशा में जो है, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये करीब 7-8 महीने पहले शुरू हुआ था, एक नेशनल टॉय एक्शन प्लान बना हुआ है, जिसको DIPP इसको स्पेयर हेड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। और इसमें सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ हैं। तो टॉयकॉथॉन जो है उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पूरे एक्शन प्लान का, जिसका कि अभी चल रहा है अभी। जी बिल्कुल जेरे सर, आपने जो भारतीय मूल्यों को जोड़ने की बात कही कि कहीं ना कहीं अगर हम भारत में खिलौने बनाते हैं तो उसके ज़रिए किस तरह से वो एजुकेशन भी होगी बच्चों की उन खिलौनों से, और कैसे हम भारतीय मूल्यों को भी जोड़ पाएंगे, ये भी एक बड़ी कड़ी होगी। लेकिन आपकी नज़र में मैं आप चैलेंजेस पे अगर बात करूँ, जैसे आप लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो दुनिया भर में खिलौना उद्योग है उसका बहुत कम भाग
भारत में है और उसमें भी जो आयात है वो बहुत ज्यादा रहा है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, अगर इन तमाम पहलुओं पर हमें ध्यान देना है, इस मामले में भी हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो आप सामने देखते हैं फिलहाल? तो अगर आप देखोगे पूरा टॉय इंडस्ट्री के बारे में, जैसा शांतनु जी ने कहा कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इज टेकिंग multilateral approach or multi-dimensional approach to ensure that we promote toy industry in big way. उसके लिए अगर हमें पॉलिसी इंटरवेंशंस करने हैं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसी इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो DIPP ने उसके लिए जो लगने वाले हैं गैजेट नोटिफिकेशंस वगैरह तो है वो भी सब जारी कर दिए हैं। देन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो टॉय क्लस्टर्स बनाने की जो कोशिश हो रही है वो भी बहुत बड़े in a large scale that is also happening. So, and the other aspect of it is innovation in toy industry, okay, which through this toycathon we are trying to champion it. तो जो पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगे, जो रेगुलेटरी इंटरवेंशंस होंगे, वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट वी नीड टू आल्सो energize, we need to also galvanize our youngsters, our professionals to think of new and innovative toys, new and innovative ideas, so that we eventually have some concepts which will be very, very exclusive to, and it's based on, as I said, and also Shantanu ji said, based on our ethos, our culture, so that they find a unique niche in global market. And if we have this unique niche, then only we will able to offer alternatives to some of the existing toys in global market. क्योंकि अगर हमें $100 billion का मार्केट है, उसके वो कैप्चर करना है, तो मी टू टॉयज से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वहां हम नहीं कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन हम कोई कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स लेके आएंगे, and there we should use our 5,000 years of history, civilization, understanding of our philosophy, and जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, उस इथॉस पे अगर हम नए टॉयज बनाएंगे, नए गेम्स बनाएंगे, जिसमें अगर AR हो, VR हो या मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो स्टेट ऑफ द आर्ट टॉयज अगर हम या गेम्स लेके आते, तो आई थिंक वी विल एबल टू कैप्चर लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट इन फ्यूचर। ठीक है जेरी सर, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी एक निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा हो सके कृपया हिंदी का इस्तेमाल करें, ये मेरा निवेदन है आपसे। शांतनु सर, अगर हम आगे बढ़ें और जाहिर तौर पर अगर हम खिलौना उद्योग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जितना आयात है उसको कम करके भारत में ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है, उद्यमियों को किस तरह से प्रेरित किया जा रहा है, या फिर तमाम ऐसे लोग जो हमारे ट्रेडिशनल खिलौने से जुड़े रहे हैं उन्हें किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है? और टॉयकाथॉन की जब बात हुई है, जिस तरह के विचार आप लोग के सामने आए, क्योंकि तमाम आप लोगों ने भी मंथन किया, उसमें से छाटा है, किस तरह के विचार हैं जो सामने आए हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर इसको प्रोत्साहन दिया जाए तो लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें भी स्टार्टअप की और इनोवेशन की बात जैसे अभी जेजे सर ने भी कही, तो किस तरह के आइडियाज आए हैं, किस तरह का माहौल है, कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है आगे की दिशा को लेकर? एक बहुत बढ़िया एक डायरेक्शन हमें मिल गया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक भी बताना चाहूँगा जो रेलिवेंट होगा आज के इस डिस्कशन के लिए, कि जैसे मैंने कहा कि एक टॉय एक्शन प्लान बना हुआ है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है टॉयकाथॉन। इसी के और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो है टॉय फेयर। तो जो पहला इंडिया का इंटरनेशनल टॉय फेयर अभी हुआ था 27 फरवरी से 4 मार्च को, प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। वो एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। वो उसमें आप सवाल पूछ रही हैं उसके जवाब उसमें मिल जाएंगे। उसमें हमने ये देखा कि करीब 1100 के आसपास एग्जीबिटर्स थे, वर्चुअल फेयर ही था वो, 1100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे, एग्जीबिटर्स थे, जिसमें करीब 200 थे हमारे ट्रेडिशनल, जिसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स कहते हैं, 200, और बाकी करीब 800 के आसपास थे जो या तो MSME, छोटे MSME यूनिट होल्डर थे जो खिलौने बनाते हैं,
या एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्टर्स थे, और करीब 100 के आसपास थे जो इसके एजुकेशन से कनेक्टेड या इसके ट्रेड से कनेक्टेड लोग। उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास एक 1100 लोगों का एक पूल तैयार है, जिसमें एक MSME वाले भी हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स भी हैं, कुछ ट्रेड अच्छे आर्टिजन्स भी हैं, जिनके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं कि कभी भी वो किसी भी फेयर में पार्ट ले सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जैसे अब ये सोचा जा रहा है, जब अभी थोड़ा सिचुएशन भी नॉर्मल हो रहा है, कि हम फिजिकल फेयर भी करें ऑल ओवर इंडिया। अभी 13-14 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हीं जगहों को हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ के ज़्यादा विजिटर्स आए थे पिछले वर्चुअल फेयर में। क्योंकि उस फेयर में मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि 26 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और करीब 39 लाख लोगों ने विजिट किया था उस फेयर में। किसी कारण से उसमें हम लोग सेलिंग वाला पार्ट नहीं कर पाए थे, बट आगे जो फिजिकल फेयर हम करेंगे तो उसमें ऑफकोर्स बाइंग सेलिंग भी होगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म एक ये हो गया जो आप सवाल आपका था। उसके अलावा हर एक मिनिस्ट्री का MSME के अपने इंसेंटिव के स्कीम्स हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अपने स्कीम्स हैं, DIT के अपने स्कीम्स हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ अपने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, तो हमारे कुछ आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स हैं पूरे कंट्री में। तो करीब 14-15 मेजर क्लस्टर्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट के, यहाँ पर कि 1000, 2,000, 3,000 आर्टिजन्स हैं जो ट्रेडिशनल खिलौने बनाते हैं। उन क्लस्टर्स में हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, चाहे वह उनको डिज़ाइन सपोर्ट का हो। इंसिडेंटली मैं DG NIFT पे हूँ तो हमारा डिज़ाइन सपोर्ट देना और आसान हो जाता है। तो डिज़ाइन सपोर्ट हो या फिर उनको मार्केटिंग की देनी हो, उनको टूल किट देना हो, उनको ट्रेनिंग देनी हो और किसी तरह की भी सपोर्ट देनी हो, तो एटलीस्ट ये जो आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स हैं उसको पूरी तरह से हम सेल्फ सफिशिएंट कर रहे हैं। इस तरह से हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना एक्शन प्लान। ठीक है। और जेडी सर, आपको लगता है कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच हम एक तरह से देख रहे हैं किस तरह से जब हम खिलौने की बात कर रहे हैं तो वो एक साथ आगे आई हैं, और चाहे वो एजुकेशन की बात रही हो या फिर जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे उद्यमी रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की बात रही हो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का समन्वय हम इसे लेकर देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका जो असर है वो दिखने में अभी हमें कितना समय लगेगा? खासकर हम एजुकेशन को लेकर जब बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो या आत्मनिर्भर भारत की बात हो या मूल्य और संस्कृति को समझने की बात हो या फिर पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है इन खिलौनों के जरिए वो निभाने की बात रही हो, तो आपकी नज़र में असर दिखने में हमें कितना समय लगेगा? क्योंकि एक तरह से मैं कहूँ तो ये फिर से कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करने जैसा ही होगा। मैं जीरो से तो स्टार्ट करने जैसा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज वेर ऑलरेडी थी हमारी और उसमें और भी बदलाव आए हैं और उसको सरल बनाने की कोशिश हो रही है। पर अगर अब टॉयकाथॉन के बारे में सोचे तो अभी जो ये आइडियाज है, ये आइडिएशन स्टेज पे है, वो नेसेंट है, वे थोड़े से नोविस है, वो थोड़े से नाइव आइडियाज भी है, बच्चों ने बनाए हैं। ओके, अगर आप देखोगे आज का, अगर देखोगे तो वैसे अच्छे टॉयज बनाए थे। तो ये वर्जन 1.0 है अभी। तो अभी क्या करेंगे, जो आइडियाज अच्छे होंगे उस आइडियाज को हम नॉट ओनली सिलेक्ट करेंगे, उनको प्राइस तो देंगे ही देंगे, पर उनको आगे कैसे लेके जाए उस आइडियाज को सिस्टमैटिकली, उसके बारे में हमने ऑलरेडी सोचना चालू कर दिया है। क्योंकि इसमें से कुछ स्टार्टअप्स निकल सकते हैं। अगर स्टार्टअप्स निकलने हैं तो उनको इंक्यूबेट करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में मेंशन किया कि अगर ये स्टार्टअप्स निकलते हैं तो उनको सिस्टमैटिकली इंक्यूबेट करना चाहिए, उनको सिस्टमैटिकली हैंडहोल्ड करना चाहिए। तो ऐसे आइडियाज को हम हमारे तरफ से फंडिंग भी देने की कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि है ना, उन्होंने वर्जन 1 बना लिया है, लेकिन अगर उनको वर्जन 2 बनाना है, उसमें और अच्छे डिजाइन एलिमेंट्स लाने हैं, तो उनको डिजाइन एक्सपर्ट्स देने पड़ेंगे, उनको रैपिड प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, यू नो, सो दैट है ना कि वो क्यूट लगे, वो अच्छे लगे, उसके मटेरियल्स अच्छे हो, क्योंकि है ना वो इको फ्रेंडली हो। यू नो, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एवरी टाइम टॉक्स अबाउट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, बट कंसेप्ट अच्छे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज ये इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, तो जो रेलेवेंट टॉयज होंगे जो टेक्सटाइल के साथ है, उनको टेक्सटाइल के साथ लेके आगे जाएंगे। जिनको MSME के साथ लेके जाना है, उनको हम MSME के साथ लेके जाएंगे। और ये इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव होने के कारण यही तो इसका फायदा है। तो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, हम सब बैठेंगे एक बार टॉयज ये रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद, और
हम उसको लॉजिकली फॉरवर्ड लेके जाएंगे। नहीं तो सिर्फ प्राइज दे के ताली बजाने से तो कुछ होने वाला है नहीं ना, हमको उनको लॉजिकली आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और अभय जी सर, जब हम खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो तमाम नीतियों का जिक्र आता है, और जैसा अभी जेरे सर ने कहा कि वो जीरो से इसको स्टार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि तमाम जो पॉलिसीज हैं उसके लिए लगातार लाई जा रही हैं और काम हो रहा है। और हमने देखा है कि सरकार की जो बुनियादी नीति है उसमें भी बड़ा परिवर्तन आया है। फरवरी 2020 में खिलौना आयात जो शुल्क था उसमें 200% की बढ़ोतरी की गई है, और इसके अलावा 1 सितंबर 2020 से आयात किए जाने वाले खिलौनों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड भी लागू कर दिए गए हैं। यानी ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार द्वारा खिलौनों पर लगाए गए जो आयात प्रतिबंध हैं उनसे चीनी खिलौने, जिनसे मार्केट अटा पड़ा रहता था कहीं ना कहीं, उनकी आवक धीरे धीरे कम हो गई है, और वही एक बहुत बड़ा थ्रेट भी था, चैलेंज भी था हमारे सामने। इसके अलावा क्या आप मानते हैं कि पॉलिसी के लेवल पर क्या अभी भी हैंड होल्डिंग की या किसी और तरह की सपोर्ट की जरूरत है, या फिर राज्यों और केंद्र के बीच जो समन्वय होना चाहिए, अलग अलग आपके मंत्रालय जो हैं वो तो साथ आई हैं, क्या उसमें भी और कोई चैलेंजेस आप देखते हैं, कोई और आप मानते हैं हैंड होल्डिंग और किस तरह से हो सकती है? अगर इनको हैंड होल्डिंग के तो बेसिकली कैसा है, अभी तो ये नाइव आइडियाज है जैसे मैंने कहा, तो इनको पहले कॉन्क्रिटाइज करने की हमको जरूरत है। हाँ, और कॉन्क्रिटाइज होने के लिए उनको थोड़ा सा समय लगेगा, इनको इंक्यूबेट करना पड़ेगा। अभी तो आपने आज देखा, वो तो सिर्फ एक डिजिटल वर्जन था ऑफ दिस हैकेथॉन, जहां सिर्फ डिजिटल गेम्स और कार्डबोर्ड गेम्स हमने आज दिखाए। हमारे पास 950 से ज्यादा टीम्स है जो ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट हुए, जो फिजिकल टॉयज में है। लेकिन है ना, उन फिजिकल टॉयज को अगर बनाना है, उसका हैकाथॉन करना है, जिसको हम हार्डवेयर हैकाथॉन भी कह सकते हैं, उसके लिए वर्कशॉप लगेगा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग सेटअप्स लगेंगे। तो वो तो अभी हमने किया भी नहीं है, वो तो अभी 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद, जब कोविड के पैंडेमिक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद वो करेंगे। तो वो हो जाने के बाद वो भी हम शोकेस करेंगे, जिसमें मेकाट्रॉनिक्स टॉयज होंगे, वुडन बेस्ड टॉयज होंगे, जिसमें डॉल्स होंगी, बाद में ये जो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक टीम है जिसने पूरे इसरो के जो रॉकेट्स हैं उसके कंपोनेंट्स लेके पूरे इसरो के रॉकेट्स के रेप्लिकास बनाए हैं। बहुत सारे इंडियन हीरोज के मिनिएचर जो क्या बोल सकते हैं, वो डॉल्स जैसे बट मिनिएचर हाई एंड वो बनाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बट नाउ वी हैव टू टेक, एंड एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद, विनिंग हो जाने के बाद, एवरी टॉय इज डिफरेंट टॉय। ओके, सो वी नीड टू हैंड होल्ड देम सेपरेटली। कुछ टॉयज जो है, जो पेपर बेस्ड टॉयज है, उनको डायरेक्टली हम एमएसएमई के साथ जोड़ सकते हैं कि वहां मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। अगर बच्चे खुद करे या बच्चे उनके राइट्स दे दे, क्योंकि आईपी जो होगा इस सब का, ये टॉयज का, वो तो बच्चों का रहेगा, जो वो इनोवेटर्स का रहेगा। Either they have to start or they have to share those rights with someone else, कि तो वो मैन्युफैक्चर करे। जहां मैकेट्रॉनिक्स टॉयज है, जहां हाई एंड टॉयज है, और जहां जो सीनियर्स बच्चे हैं उनको लगता है वो खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, उनको खुद के स्टार्टअप चालू करने के लिए हम उनको अलाउ करेंगे, उनको इंक्यूबेट करेंगे, उनको मेंटर करेंगे। तो हर एक बार विनिंग के बाद हर एक टॉय अलग है और उसको अलग तरह से अपने को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जेरे सर। शांतनु सर, आंकड़ों के जरिए और थोड़ा सा बात करूंगी मैं। दुनिया भर में देखें, जहां खिलौनों की मांग जो है वो हर साल 5% तक बढ़ रही है, वहीं भारत में खिलौनों की मांग में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी बाकी जगह के मुकाबले भारत में ये जो मांग है काफी तेजी से बढ़ रही है। और देखें तो स्वदेशी खिलौनों की तुलना में लगभग 70% जो खिलौने हैं वो चीन से आयात होते हैं, 15% खिलौनों का आयात अमेरिका, थाईलैंड, कोरिया और जर्मनी जैसे देशों से होता है। और भारत की हिस्सेदारी, जैसा हमने लगातार कहा, अभी भी 1.5% से कम है खिलौनों की अगर हम बात करें। लेकिन अब हम लोकल फॉर वोकल पर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और खिलौना उद्योग में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर और जो तमाम हमने और पहलुओं पर जिक्र किया है उसकी बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए चैलेंजेस की बात कर रही हूँ कि अभी भी लोगों का उत्साह मिल रहा है, आपको अलग अलग आइडियाज़ मिल रहे हैं, इनोवेशन, स्टार्टअप, इन सब की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन लोग उन खिलौनों को खरीदें,
जो क्वालिटी है वहाँ उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और साथ ही लोग जिस तरह से चाहें उस तरह के खिलौने भी उन्हें मिले। उत्पादन जब होगा उसके लिए भंडारण, पैकिंग के लिए साथ ही पर्याप्त भूमि की बात भी होगी और इसको लेकर भी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करनी होंगी। इसके अलावा एक पूरी तरह से सुगठित डिज़ाइन संस्थान की जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी मांग होगी, कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग को लेकर भी बात होगी, जो ऋण की बात है या फिर जो फाइनेंशियल और दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने की बात होगी, जीएसटी से जो संबंधित चीज़ें हैं वहाँ भी राहत देने की बात होगी। यानी बहुत सारे पहलू हैं अभी जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है इन तमाम पहलुओं को लेकर भी बारीकी से मंथन हुआ है और यहाँ कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल आपने जो बातें कही वो मूलतः वही सारी बातें हैं और मैं जिस एक्शन प्लान की बात कर रहा था उसमें 15 या 16 मिनिस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं और उसमें मेजर जो रोल है डीपीआईटी और एमएसएमई और टेक्सटाइल और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलावा टूरिज्म मिनिस्ट्री का भी बड़ा रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का बहुत बड़ा रोल है और उसके अलावा और भी उसमें मिनिस्ट्रीज हैं तमाम। तो इसमें एक आपने बीच में एक एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की थी जी। तो इसमें दो तीन मीटिंग्स सेक्रेटरी डीपीआईटी ने ली थी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। उनसे फीडबैक लिया था कि आप इसमें क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। एक बात निकल के आई थी टॉय पार्क की। जैसे हर चीज़ों के अलग अलग पार्क बना हुआ है, जैसे हमारे टेक्सटाइल को टेक्सटाइल पार्क है, तो कुछ स्टेट्स ने टॉय पार्क बना लिया है, कुछ इसको बनाने जा रहे हैं। वो उनके जितने भी इस तरह के टॉय मैन्युफैक्चरर्स उनका एक ही जगह पर एक पार्क बना दिया जाए और सारी सुविधाएं एक ही जगह उनको मिले, तो उससे वो उनके प्रोडक्शन लेवल जो आप बात कर रही थी बड़े स्केल प्रोडक्शन हो सकता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो कुछ स्टेट्स इसके लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं, तो हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। एक वो मुझे नज़र आ रही है बात। दूसरी बात है कि इससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएशन हैं हमारे, टॉय के मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, बाकी एसोसिएशन है जो एक्सपोर्ट या बाकी डोमेस्टिक लेवल पर भी जो है, इनके साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ हुई है। बट आगे क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में तो वही है, दे हैव गॉट द फीडबैक, उनके साथ बैठ करके भी इसको हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने जो सारी पॉइंट्स कहे हैं वो एक्शन प्लान में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो गया है। बट आज अभी जो टॉयकाथॉन चल रहा है इसके बाद जैसा कि अभय जी ने भी कहा, इससे बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैठ करके उन आइडियाज़ को फिर कैसे हम लोग इसको कहते हैं अमली जामा पहनाना, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके ऊपर विचार करेंगे सो दैट उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी और हम लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ समय पूरा हो गया है। शांतनु सर आपका, भिजेरे सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है कि वैश्विक खिलौना बाजार समय के साथ तेजी से बड़ा हो रहा है और भविष्य में अच्छे रोजगार और राजस्व दोनों ही नजरों से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत मजबूत हो सकती है और इसे लेकर अपनाया जा रहा नया रवैया, नया नजरिया, नई नीतियां अमल में आने पर खिलौना निर्माण के क्षेत्र में भी भारत को वैश्विक हब बनाने की दिशा में रिवाइव करने का मजबूत संकेत दे रही हैं। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। किससे खरीदूं? किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं? अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।